गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज 23 अगस्त का द हिंदू देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रे डॉग पर निर्णय। स्ट्रे मतलब आवारा कुत्ता। तो ये विशेष रूप से दिल्ली के संदर्भ में निर्णय अभी आया था। दिल्ली के लिए था ये। तो इसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, अभी ढील दे दी है। पहले क्या कहा था कि सभी कुत्तों को, दिल्ली के जो सभी कुत्ते हैं उनको पकड़कर एक जगह बंद किया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए। तभी सर्वोच्च न्यायालय के 3 जजेस की बेंच ने क्या किया है कि इसको ढील दी कि सबको बंद करने की जरूरत नहीं है, उनको स्टरलाइजेशन करिए, हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये है। प्लस इनको एक आपको जो जानना चाहिए, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, इन पर कंट्रोल के लिए इनकी की संख्या पर नियंत्रण कैसे किया जाए, एक टेक्निक ये लोग यूज करते हैं, उसका नाम है एबीसी टेक्निक। एबीसी टेक्निक, ठीक है। ये एबीसी क्या है? एनिमल बर्थ कंट्रोल। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है। तो एनिमल बर्थ कंट्रोल मतलब जानवरों की जन्म दर को, जानवरों के जन्म पर नियंत्रण करना, जानवरों के जन्म पर नियंत्रण। तो इसके तहत ये लोग क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं जानवरों का। यहाँ जानवर के रूप में कुत्ता है, जानवरों का स्टरलाइजेशन। तो इससे क्या होता है, स्टरलाइजेशन जब हो जाता है तो जानवर क्या, जो कुत्ता है यहाँ पे, या जानवर जो होते हैं वो प्रजनन सक्षम नहीं होते हैं। और जब प्रजनन नहीं कर पाएंगे तो जन्म नहीं होगा नए कुत्तों का, और जन्म नहीं है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, इनकी इनकी संख्या कंट्रोल हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। ये है एक, ये तो आपका एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, नोट में लिख लेते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों किसी मामले का स्वतः कार्रवाई या स्वतः सुनवाई कर सकता है? मतलब कोई उसके पास केस लेके ना जाए, अपने मन से उसको लगे कि ये मामला ठीक नहीं है, तो क्या इस तरह से सुनवाई कर सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए यस, हाँ। कैसे? अभी जो स्ट्रे डॉग का मामला हम लोग पढ़ रहे थे वो ऐसा ही मामला है। केस ऐसा ही केस है। इस पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसी सुनवाई जो होती है उसको बोलते हैं सो मोटो केस। SUOMOTU दोनों अलग अलग शब्द हैं। सो मोटो बोलते हैं। तो स्वतः संज्ञान हिंदी में क्या होगा, स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो मामले को ले लेगा और उस पर सुनवाई करेगा। जब सो मोटो लेता है तो जो उसके पक्षकार होते हैं, सरकार एक पक्ष है तो उसको नोटिस जारी करेगा कि अपना पक्ष आके रखिए। ठीक है, तो ये हो गया सो मोटो कार्रवाई। नेक्स्ट है
एससीओ की मीटिंग होने वाली है। अभी हुई नहीं है, होने वाली है। अभी तो आपको पता होगा कब हो रही है, डेट मतलब नहीं है, बट अभी वो डेट आई नहीं है, तो हम लोग लिख लेते हैं। 31 अगस्त को होगी बैठक। वेन्यू क्या है? वेन्यू आप लोग समझ गए होंगे, जो लोकेशन जहाँ पर होता है, जैसे आपका एग्जाम जहाँ पर है, तो स्थान कहाँ पर होगा ये? चीन में। चीन में एक लोकेशन है तियानजिन, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। आइए जानते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ क्या है? इसका फुल फॉर्म है संघाई सहयोग संगठन। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यह कैसा संगठन है? वैश्विक या क्षेत्रीय? तो आप बताइए, ये क्षेत्रीय संगठन है। कैसे? क्योंकि इसमें जो देश शामिल हैं, सारे देश, क्योंकि इसमें शामिल सभी देश एशिया से हैं। ठीक है। वैश्विक संगठन वो होता है जिसमें हर कंटिनेंट से देश शामिल हों, वो वैश्विक हो जाएगा, एक बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करता हूँ। इसकी स्थापना के बारे में अगर हम जानते हैं, स्थापना के बारे में, इसकी जो नींव पड़ी थी, कहाँ से नींव पड़ी थी? तो नींव पड़ी थी संघाई 5 से। पहले इसको संघाई 5 कहते थे। संघाई 5 से तात्पर्य दो चीजें हैं, स्थापना संघाई में हुई थी और सदस्य हैं 5। 5 सदस्य कौन से थे? यही सदस्य आगे जुड़ते जाते हैं। तो 5 सदस्य हैं आपका रूस, रसिया, रसिया का पड़ोसी चाइना, चाइना का पड़ोसी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 देश थे, इनको संघाई 5 कहा गया। जब आगे बढ़े सन 2001 में, संघाई 5 में एक और देश शामिल हुआ। कौन? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान सदस्य बना, तो 6 हो गए, और इसका नाम रखा गया एससीओ। तो एससीओ की स्थापना कब हुई? 2001 में। और सदस्य कितने हो गए? 6, 5 ऊपर और एक उज्बेकिस्तान। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है देशों के नाम याद करने में। 2 तो आप याद रखिए, रसिया और चाइना पड़ोसी हैं। 4 के लिए मैं बता देता हूँ ट्रिक्स आपको, काकी ताऊ करके। ठीक है। ये हो जाएगा कजाकिस्तान,
टी किर्गिस्तान, ता तजाकिस्तान और उ उज्बेकिस्तान। ये 6 मेंबर थे। 6 के साथ बाकी इसमें 2017 में 2 सदस्य और जुड़े। ये दोनों कौन थे? दोनों भाई, एक तो हम और दूसरा हमारा पाकिस्तान, जानबूझकर साथ में जोड़ा गया। तो संख्या कितनी हो गई? 6 से 8। और फिर एक और मेंबर जुड़ा, ईरान। इस तरह से संख्या हो गई 2023 में ईरान सदस्य बन गया, तो संख्या हो गई 9। 6 ये हो गए, 7वां भारत, 8वां पाकिस्तान और 9वां ईरान। तो मौजूदा सदस्य संख्या कितनी हो गई? सदस्य संख्या 9 है। ठीक। अभी इसका उद्देश्य अगर 2 शब्द में लिखना है, एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ रहे हैं, यूएनओ वगैरह छोड़ दीजिए, तो वहां पर कुछ चीजें कॉमन होती हैं। जैसे ये क्षेत्रीय संगठन है, तो क्षेत्रीय सुरक्षा, और आतंकवाद आदि पर सहयोग, हर मामले पर सहयोग ही करना है। आर्थिक विकास करना है तो आर्थिक सहयोग, ऊर्जा, व्यापार, सांस्कृतिक, ये सब मामले में सहयोग करना और आगे बढ़ना। तो ये हमने जाना एससीओ के बारे में। नेक्स्ट है गाजा में अकाल की घोषणा। गाजा आप लोग जान गए हो, गाजा पट्टी, जहां पर इजराइल वार कर रहा है इसमें। किसने की है, इसलिए आवश्यक है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ये इसलिए ये जरूरी है। अकाल क्या होता है? फैमाइन। अकाल का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फूड, खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर अनुपलब्धता या कमी। और जब खाद्यान्न नहीं होगा, अनुपलब्ध होगा, तो क्या होगा? खाने के लिए लोगों के पास खाना नहीं होगा, तो इससे होगी भूखमरी। इससे भूखमरी, स्टारवेशन, हंगर। और जब भूखमरी होगी, स्टारवेशन होगा, तो लोगों को क्या होने लगती है? जो लोग होते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है, क्योंकि खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या होता है, क्या होगा? और यही स्थिति कहाँ बनी हुई है? गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी क्या है? जहां पर इजराइल ने हमला कर रखा है। ठीक है। अब देखिए, खाद्यान्न की अनुपलब्धता की जो स्थिति होती है उसे अकाल कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको लिखें, शॉर्टेज ऑफ फूड। इसका कारण क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड? ये कब होता है? एक तो हो सकता है जब सूखा आ जाए,
प्राकृतिक रूप से, सूखा है, बाढ़ है या कोई बड़ी बीमारी आ जाए, फसलों में लग जाए और फसलों को नष्ट कर दे। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं एक कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई युद्ध चल रहा हो, कोई युद्ध की स्थिति हो। अब जब युद्ध होता है, जैसे गाजा में चल रहा है, तो गाजा जैसे इजराइल गाजा युद्ध, यहाँ पर कारण है युद्ध। कैसे? इजराइल ने इजराइल ने सामग्री जाने पर रोक लगा दी है। खाद्यान्न सामग्री भेजने पर ही रोक लगा दी है। मतलब खुद नहीं भेज रहा है, दूसरे लोग जो भेज रहे हैं, अन्य देश भेज रहे हैं, वहां पर भेजना चाह रहे हैं, तो उसको जाने नहीं दे रहा है, भेजने पर रोक लगा रखी है। तो इसका विकल्प के रूप में क्या किया जा रहा है कि हवाई जहाजों से खाद्य सामान छोड़ा जा रहा है वहां पर। तो हवाई जहाज से कैसे छोड़ रहे हैं? खाना बांध दिया, जो पोटली है, खाना का मतलब जो खाद्य सामग्री है, और उसके ऊपर एक पैराशूट बांध देते हैं, तो डाल देते हैं, तो घरों पर गिर जाता है, तो लोग वहां से ले जाते हैं। और कहीं कहीं पर लोग नदियों में डाल रहे हैं खाना, जो नदी वहां से गुजरती है, नदियों में डाल देते हैं। इजराइल में ही एक है, तो एक पैकेट में बंद किया, डब्बे में बंद करके डाल दिया, नदी किनारे दूसरे किनारे पहुंच जाता है, वहां से लोग ले लेते हैं। इस तरह से काम चल रहा है, तो वहां पर हालत बहुत खराब है, बच्चों की मृत्यु हो जा रही है इजराइल में। बच्चों की भूख की वजह से डेथ हो जा रही है। तो बहुत ही स्थिति वहां पर खराब है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी की बैठक होगी अभी। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं आज? क्योंकि कल हम लोगों ने चर्चा की थी, तो अब आप लोग आज रिवाइज करेंगे। जीएसटी क्या है बताइए, क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह कैसा कर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? हम सीधे सरकार को देते हैं? नहीं। तो यह कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। किस पर लगता है? नाम में ही लिखा हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं पर। ये कैसा टैक्स है? तो बोलते हैं इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये कैसा टैक्स होता है? मतलब जिस राज्य में वस्तु का उपभोग होगा, उसे कर प्राप्त होगा। मतलब ये हुआ, मान लीजिए एमपी में वस्तुओं का उत्पादन हुआ,
और ये है यूपी। तो यहाँ से सामान यहाँ आया, 1000 रुपए का सामान था मान लीजिए, फिर इस पे लगा 12% जीएसटी, तो सामान कितने का हो गया? 1120 रुपए का। अब आपने खरीदा, इन्होंने खरीदा, मान लीजिए 1120 रुपए दिए, 1000 रुपए उसको मिलेंगे जो दुकानदार था, और 120 किसको मिलेगा? ये उत्तर प्रदेश सरकार को मिलेगा, ना कि एमपी को मिलेगा, क्योंकि खपत यहाँ हुई, खरीदा यहाँ गया। इसी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। दूसरा होता है सोर्स बेस्ड, जहां से उत्पादन शुरू होता है, तो ये सोर्स बेस्ड टैक्स नहीं है। ठीक, तो जीएसटी समझ गए। जीएसटी क्या है? वन नेशन, इसका कंसेप्ट क्या है? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, मतलब पूरे देश में भी एक ही टैक्स लगता है और जीएसटी उसको बोलते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है, इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी टैक्स की सिर्फ एक ही दर है। ठीक है, कर की दरें अलग अलग हैं। जैसे अभी तक क्या था? 5% टैक्स की दर थी, एक थी 12% की, एक 18% का रेट था, और एक 28% का। अब सरकार ने क्या किया है, अभी घोषणा की है जो, उसमें कहा गया है कि 12% को हटा देंगे और इसको हटा देंगे। इन दोनों को हटाने की बात हो रही है, इसीलिए न्यूज में है। इन दोनों दरों को हटा दिया जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि जो वस्तुएं, जिन वस्तुओं पर ये टैक्स लग रहा था, जैसे महंगी गाड़ी पर लग रहा था, लग्जरी आइटम्स, मतलब इसका मतलब ये नहीं समझना है कि जिन वस्तुओं पर लग रहा था अब उन पर टैक्स ही नहीं लगेगा। अब किया क्या जाएगा, जो वस्तुएं 28% के दायरे में आ रही थी उनको 18% वाले में रख दिया जाएगा, जो 12 में आ रही थी वो 5 में चली जाएंगी, और 18 वाली 12 में शिफ्ट हो जाएंगी। इस तरह से उनका अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये सब करने के लिए, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी तो सरकार ने घोषणा की है, केंद्र सरकार ने, लेकिन सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। केंद्र सरकार से तात्पर्य मोदी सरकार। तो मोदी जी ने घोषणा तो कर दी है राजनीति के प्राचीर से हटा देंगे, लेकिन मोदी जी हटा नहीं सकते इसको। कौन हटाएगा? इसको हटाने के लिए एक काउंसिल बनी है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद बोलते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होती हैं, चेयरमैन होती हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एफएम, फाइनेंस मिनिस्टर। एफएम रेडियो नहीं समझना है। और इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, है ना? ये अध्यक्ष हैं, और इसमें सदस्य होते हैं सभी राज्य, सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो। ठीक, अब इसमें वोटिंग होती है। क्या होता है? निर्णय लिया जाता है। कैसे? मतदान के आधार पर। और निर्णय होता है 75% पर। 75% वोट जिसके फेवर में जाएंगे वो माना जाएगा। तो वोट का जो अधिकार है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है राज्य के बीच में और संघ के बीच में। किसके बीच में? संघ का मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को वोटिंग है 1/3, राज्यों को वोटिंग है 2/3। मतलब ये 75, ये तो होगा कितना, 66% राज्य का। सारे राज्य मिल जाए तब भी वो कोई प्रस्ताव पास नहीं कर पाएंगे, मतलब केंद्र की सहमति अनिवार्य है। समझ गए? और ये 2/3 जो है राज्यों को मिला हुआ, सभी राज्यों का सामूहिक रूप से बता रहा हूँ, ये सभी राज्यों में बटा हुआ है एक एक करके फिर वोटिंग राइट्स। ठीक है,
इस तरह से अब यहाँ से जब पास हो जाएगा जीएसटी काउंसिल से, यहाँ से पारित होने के बाद लागू होगा। जीएसटी काउंसिल के बारे में एक और बात आपको याद रखनी है, कल हमने चर्चा की थी, आज फिर बता देते हैं। एक तो ये संवैधानिक संस्था है, आपसे पूछा जाता है क्योंकि संविधान में उल्लेख है। दूसरा, इसका गठन 101वां संविधान संशोधन से किया गया। और ये जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें राज्यों की सहमति भी ली गई थी। इसको विशेष बहुमत से प्लस आधे से अधिक राज्य और इसी के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया संविधान में, जिसका नाम था 279A, और इसी में व्यवस्था की गई जीएसटी काउंसिल की, जीएसटी परिषद की। कोई पूछे तो इतनी बातें आप बता सकते हैं, ठीक है। आधे से अधिक राज्यों की सहमति से हुआ, पास किया गया। ये विशेष बहुमत तो संसद में चलेगा। इस तरह से ये पास हुआ। तो ये जीएसटी हो गया। इसमें बहुत सारे टैक्स शामिल भी किए गए थे, जो आपको कल हमने चर्चा भी की थी। मीटिंग इनकी होनी है 3 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई के बारे में, आप लोग जानते होंगे। ये क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? 1935। कैसे हुई? एक था एक्ट, आरबीआई एक्ट ही नाम था उसका, 1934 का, और निजी बैंक के रूप में हुई थी। प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित। कभी कभी पूछा जाता है कि प्राइवेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था या नहीं, तो आप बताइए प्राइवेट बैंक के रूप में। और हेडक्वार्टर इसका बनाया गया था कलकत्ता। फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट हुआ, तो अभी मुंबई में है। फिर इसको क्या किया गया? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? सरकारी। और यह बन गया केंद्रीय बैंक। आजादी के साथ ही यह देश का केंद्रीय बैंक बन गया। देश का केंद्रीय बैंक मतलब सारे बैंकों का बैंक। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आरबीआई ने कितने देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया है? तो आप तुरंत बता सकते हैं 3 देश। ये 3 देश कौन से हैं? एक तो भारत है ही, आप जानते हैं। भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान, तो उसका करेगा ही करेगा। तीसरी बात ये आपको याद रखनी है, म्यांमार 1935 में अलग हुआ, तो म्यांमार के बैंक के रूप में भी कुछ समय तक इसने काम किया। तो ये हो गए 3। अभी न्यूज में क्यों है?
न्यूज में इसलिए है, एमपीसी के एक सदस्य को नामित किया गया है। एमपीसी के नहीं, एमपीसी में एक सदस्य का नॉमिनेशन किया गया, नामांकन किया गया है। किसने किया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसका ये बोर्ड है? आरबीआई का। और इसका चेयरमैन कौन होता है? आरबीआई का मुखिया तो एक ही है। कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। तो नॉमिनेट किसने किया है? किसको किया गया है? तो एक भट्टाचार्य जी हैं, उनका नाम है इंद्रानिल भट्टाचार्य। नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, एमपीसी में किया गया है इसलिए जरूरी है आपको। अब एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये होती है, कितने सदस्यीय होती है? 6 सदस्यीय होती है। और इसका जो अध्यक्ष होता है आरबीआई गवर्नर होता है। 6 सदस्यीय गवर्नर सहित। इसमें क्या होता है, 3 मेंबर जो होते हैं सरकार के होते हैं और 3 होते हैं आरबीआई के। निर्णय लिया जाता है इसमें बहुमत के आधार पर। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? कार्य, मुख्य कार्य आरबीआई के बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक मेजर काम इसका ये है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना। नियंत्रित रखना का मतलब आपको बताना पड़ेगा कितना। तो आप बताइए, 4 ± 2% के बैंड में। इसका मतलब क्या हुआ? 4 ± 2, 4 में 2 घटाइए पहले तो हो गया 2, 4 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 6। 2 और 2 से 6% के बीच में मुद्रास्फीति होनी चाहिए। तो ये हो गया आरबीआई का। नेक्स्ट है सिक्स नेक्स्ट है आयकर अधिनियम 2025। यह आपसे काफी पूछे जाने की संभावना है, कोई भी एग्जाम होगा। कारण क्या है? न्यूज में इसलिए है, राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दे दी है। तो अब ये लागू हो जाएगा, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा ये लागू हो जाएगा। तो अभी तक क्या था? ये बिल था। कोई भी जो विधेयक होता है पहले संसद जाता है, वहां पारित हो गया, फिर आता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने अगर साइन कर दिया, मतलब सहमति दे दी, साइन करने का मतलब सहमति दे दी, तो वो क्या बन जाता है? विधेयक बन जाता है, कानून।
इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट, इसको बोलते हैं बिल। दोनों के बीच का अंतर ये है। तो राष्ट्रपति ने सहमति दे दी। हमें थोड़ा पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर जानना है, राष्ट्रपति ने सहमति दे दी कौन सी अनुच्छेद से, कौन से अनुच्छेद से शक्ति मिलती है? राष्ट्रपति को। तो आपको बताना है अनुच्छेद 111। राज्यपाल वाले केस में अनुच्छेद क्या है? अगर राज्य पास करते हैं तो उनका अनुच्छेद है 200। ठीक, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2-3 कंसर्न है। एक तो वो देते हैं सहमति देते हैं तो कानून बनता है। एक होता है विदहोल्ड कर देते हैं, सहमति ना दें, कानून रिजेक्ट हो जाता है। ये हो गया एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं। एब्सोल्यूट मतलब होता है खत्म हो जाना, पूरी तरह से खत्म होना। एक हो सकता है बिल को वापस कर दें। वापस किसको करेंगे? वापस कर दें किसको? जहां से आया था वापस तो वहीं जाएगा। तो इसको जो ये वीटो होता है, इसको बोलते हैं सस्पेंशन वीटो, हिंदी में निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी। और एक होता है कोई कार्रवाई न करें उस पर। अब कोई कार्रवाई ना करें तो इसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग सिर्फ ज्ञानी जैल सिंह ने किया, वो भी एक बार। कौन से मामले में? पोस्टल बिल का मामला था, और प्रयोग नहीं हुआ है। तो अभी इन्होंने सहमति दे दी है तो ये कानून बन गया। ये हो गया आपका पॉलिटिकल एस्पेक्ट। हमें यहाँ पर और क्या ध्यान देना है? इस अधिनियम ने किस अधिनियम को रिप्लेस किया है? किस अधिनियम को रिप्लेस किया है या किस अधिनियम की जगह ली है? तो जिसको रिप्लेस किया है नाम वही है, आयकर अधिनियम। सन है 1961। आपको ये याद रखना है 1961 का है। आपको ये पता ही चल गया तो आयकर क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो व्यक्ति की आय पर, हम लोग व्यक्ति हैं तो व्यक्ति की आय पर जो कर लगता है उसे ही कहते हैं आयकर। तो ये कैसा कर हुआ? ये हुआ प्रत्यक्ष कर। इसके बारे में एक और बात पूछी जाती है, ये प्रोग्रेसिव टैक्स है या रिग्रेसिव टैक्स है? तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। मतलब प्रगतिशील होता है शायद हिंदी में। इसका मतलब आपको अगर पता हो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है ये। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। इस समय का जो टैक्स रेट चल रहा है 5 लाख से कम, रेट एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट 10%। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से 15 लाख 25%। ये स्लैब है, इनको बोलते हैं स्लैब। 1 स्लैब, 2 स्लैब, 3 स्लैब। अब देखिए, जिसकी आय 5 लाख है उसको सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा, जिसकी 10 लाख तक आय है उसको 20%, और जिसकी 15 लाख तक है उसकी 25% टैक्स देना पड़ेगा, मोटा मोटा।
तो ये क्या है, जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे क्या टैक्स की दरें भी क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। यही टैक्स होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जब सभी लोगों पर, किसी की आय 1 करोड़ है, किसी की आय 1 लाख है, उस पर टैक्स की दर 15% है, ये होगा रिग्रेसिव टैक्स, जैसे कि आपका जीएसटी है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच व्यापार। एक समझौता इन लोगों ने किया है, हम लोगों ने, कि लिपलेख दर्रे से होते हुए हम करेंगे व्यापार, दोनों देश। इशू यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नेपाल को दिक्कत हो गई है इस चीज से। तो ये इंडो नेपाल का मुद्दा बन गया। दिक्कत क्या है इसको, एक वहां पर जगह है लिम्पिया धुरा, प्लेस याद रखेंगे, और इसी लिम्पियाधुरा से होते हुए रास्ता जाता है, और लिम्पियाधुरा को नेपाल अपना हिस्सा मानता है। इसलिए उसने ऑब्जेक्शन किया है, इसीलिए न्यूज में है। और लिपलेख दर्रा की ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आपको पता होनी जरूरी है भूगोल के हिसाब से, तो है उत्तराखंड, और ये हिमालय के दर्रे हैं। ठीक है, दर्रा आप जानते ही हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पहाड़ हो गए, ये पहाड़ हो गए, दोनों के बीच ये जगह है। ठीक है, यहाँ से जा सकते हैं इन दोनों के बीच, तो इसी को बोलते हैं पास। पास मतलब गुजरना, इंग्लिश में दर्रा या दर्रे, या तिब्बती में ला बोलते हैं शायद दर्रे को। ठीक है, तो ये हो गया दर्रे का। इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।